नमस्कार, आपका साइंटिफिक हेल्थ में स्वागत है। आज की वीडियो होगी उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन, जिसमें जानेंगे कि ये कैसे होता है, क्या क्या नुकसान करता है, इसकी क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और इसे कैसे कंट्रोल और रिवर्स करें। तो शुरू करते हैं। ब्लड हमारे शरीर में एक कैरियर का काम करता है, जैसे ऑक्सीजन को, ग्लूकोज को और खाद्य पदार्थों को हमारे शरीर के हर अंगों को, यहाँ तक कि सेल लेवल तक सप्लाई करता है। और इस कार्य के लिए हार्ट एक प्रेशर पंप की तरह कार्य करता है, जो ब्लड को आर्टरीज में एक निश्चित प्रेशर के साथ शरीर के सभी अंगों में भेजता है। अगर ये प्रेशर कम हो तो सप्लाई ठीक से नहीं पहुंचेगी, और अगर ज़्यादा हुआ तो शरीर के अंगों को डैमेज करेगी। इसे थोड़ा और गहराई में जानते हैं। हमारा हार्ट एक पंप की तरह कार्य करता है और खून को हमारी आर्टरीज में एक प्रेशर के साथ भेजता है, जो हमारी आर्टरीज की दीवारों पर अपना प्रभाव डालता है। इसी प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी सिकुड़ता है, उस समय जो प्रेशर आर्टरीज की दीवारों पर पड़ता है उसे कहते हैं सिस्टोलिक। और जब हार्ट फैलता है यानी दिल में खून भर रहा होता है, उस समय जो प्रेशर आर्टरीज की दीवारों पर होता है उसे कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। यहाँ एक बात समझने योग्य है, यह प्रेशर किस पर डिपेंड करता है? तो यह डिपेंड करता है इस वक्त कितने खून की ज़रूरत है। अगर ज़्यादा खून की ज़रूरत है, जैसे कोई एक्सरसाइज या भाग दौड़ कर रहे हैं या फिर कोई मेहनत का काम कर रहे हैं, तो ज़्यादा खून की ज़रूरत पड़ेगी, तब हार्ट ज़्यादा ब्लड पंप करेगा। और अगर रेस्ट कर रहे हैं तो ब्लड की रिक्वायरमेंट कम होगी, तब कम ब्लड पंप करेगा। लेकिन एक बात निश्चित है, कंडीशन कोई भी हो, ब्लड प्रेशर एक निश्चित दायरे में ही रहना चाहिए। उससे बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए। और इसलिए इस कार्य को हमारे शरीर में हमारी आर्टरीज करती हैं, यानी हमारी रक्त वाहिनियाँ। जब किन्हीं परिस्थितियों में ब्लड ज़्यादा पंप किया जाता है तो हार्ट प्रेशर भी ज़्यादा लगाता है। उस समय आर्टरीज फैल जाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर अपनी नॉर्मल रेंज में ही रहता है। और अगर हार्ट प्रेशर कम प्रोड्यूस कर रहा है तो आर्टरीज सिकुड़ जाती हैं, जिससे फिर बीपी नॉर्मल रेंज में ही रहता है। तो यह एक शरीर की स्वाभाविक क्रिया है, जिसमें बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। अब देखते हैं बीपी की नॉर्मल वैल्यू रेंज क्या होती है। तो इसमें सिस्टोलिक यानी ऊपर वाला बीपी 90 से 120 और डायस्टोलिक 60 से 80, यह नॉर्मल रेंज मानी जाती है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि बीपी 120/80 अच्छा होता है, लेकिन सबसे अच्छा बीपी 105/70 होता है, या फिर इसके जितना करीब बीपी होगा उतना अच्छा होगा। लेकिन हर शरीर का अपना हिसाब है, अपना मेटाबॉलिज्म है, परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, स्थान अलग अलग होता है, वातावरण अलग अलग होते हैं। इसलिए इसकी कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं हो सकती। मैन टू मैन यह डिफ़र करेगा, लेकिन इसकी नॉर्मल रेंज यही है और इसके बीच का बीपी ही सबसे उत्तम है। अब जानते हैं कि यह अपनी नॉर्मल रेंज से बढ़ क्यों जाता है। सीधी सी बात है, हमारे शरीर में गंदगी यानी कचरा इकट्ठा हो गया है, जैसे ब्लड का गाढ़ा हो जाना, आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाना, टेंशन, स्ट्रेस। टेंशन और स्ट्रेस भी एक कचरा ही है, दिमाग का कचरा। ये सभी चीज़ें ब्लड में फ़्लो में रुकावट डालती हैं और इसलिए हार्ट को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, जिससे बीपी बढ़ जाता है। एक और इसकी वजह होती है, आर्टरीज की
इलास्टिसिटी का कम होना। उम्र बढ़ने के साथ साथ इलास्टिसिटी कम होती जाती है, और जब इतना सब कुछ है तो बीपी का बढ़ना निश्चित ही है, क्योंकि शरीर के हर हिस्से को खून की ज़रूरत है और उसके लिए वहाँ तक खून को पहुँचाने के लिए हार्ट को अपना प्रेशर बढ़ाना पड़ता है, और यह शरीर का एक स्वाभाविक मैकेनिज़्म है। लेकिन ऐसा मैकेनिज़्म लंबे समय तक ठीक नहीं है, क्योंकि उससे शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है, जैसे किडनी फेलियर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज आदि। इसलिए इसके कारण को ढूंढकर उसका इलाज करना है, ना कि बीपी ही सिर्फ कम करना है। इसलिए बाय हुक और क्रुक इसको बढ़ने नहीं देना, चाहे करना कुछ भी पड़े। मेडिकल साइंस हाइपरटेंशन को 3 स्टेजेस में डिवाइड करती है। पहली स्टेज है प्री हाइपरटेंशन, जिसमें ब्लड प्रेशर की रेंज होती है 120/80 से 140/90 तक। इसमें दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती, इसे सिर्फ लाइफ स्टाइल और डाइट प्लान से ठीक और रिवर्स किया जा सकता है। दूसरा स्टेज 1, इसमें रेंज है 140/90 से 160/100 तक। अगर आप इस स्टेज पर हैं तो तुरंत चेकअप कराइए कि बॉडी में किसी ऑर्गन को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचना है अभी तक। अगर किसी ऑर्गन को नुकसान पहुंचा है तो तुरंत उसका ट्रीटमेंट करें, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो अपनी लाइफस्टाइल और डाइट मैनेजमेंट से 5-6 महीने इसे वॉच करें, देखें क्या कोई सुधार आ रहा है। अगर सुधार हो रहा है तो कंटिन्यू रखें, अगर नहीं तो अपने फिजिशियन से सलाह से तुरंत दवा स्टार्ट कर दीजिए। इस स्टेज में ट्रीटमेंट आप किसी भी पैथी में ले सकते हैं, जैसे आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, नेचुरोपैथ हो या एलोपैथ हो। अब आती है तीसरी स्टेज, स्टेज 2। अगर बीपी 160/100 से ज़्यादा है तो यह इमरजेंसी है। अब चाहे इसमें ऊपर वाला 160 से ज़्यादा हो या नीचे वाला 100 से ज़्यादा हो, या फिर दोनों ज़्यादा हो। अगर आप इस स्थिति में हैं तो बिना कुछ सोचे एलोपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें और तुरंत दवा चालू करें, क्योंकि इस स्टेज पर आपके लिए सिर्फ एलोपैथी ही सबसे अच्छा विकल्प है। यहाँ पर आप सिर्फ लाइफ स्टाइल और डाइट मैनेजमेंट से ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, दवाइयों के साथ साथ आप अपनी लाइफ स्टाइल और डाइट मैनेजमेंट को भी साथ साथ चालू रखें, जिससे धीरे धीरे आप रिवर्सल के करीब पहुंचते जाएंगे। तो ये सब था इसकी स्टेजेस के बारे में। अब जरा इसकी दवाइयों के बारे में जान लेते हैं। हाइपरटेंशन के केस में बीपी को कम करने के लिए बीपी कम करने वाली दवा दी जाती है। कोलेस्ट्रॉल के लिए स्टैटिन देते हैं। खून को पतला करने के लिए एस्पिरिन लेते हैं, लेकिन इनके अपने साइड इफ़ेक्ट हैं। जैसे एस्पिरिन से कई बार ब्रेन हैमरेज हो जाता है, स्टैटिन हार्ट को वीक करती है, और जो बीपी कम करने की दवाइयां हैं वह बेसिकली हार्ट की पंपिंग को कम कर देती हैं, जिससे बीपी तो कम हो जाता है पर ब्लड शरीर के हर हिस्से में बराबर नहीं पहुंच पाता जितना पहुंचना चाहिए, जिससे कई परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो अब क्या करें? दवा छोड़ दें? नहीं, दवा बिल्कुल नहीं छोड़नी, वरना कुछ भी हो सकता है, जैसे स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेज, किडनी फेल हो सकती है, आँख की रोशनी जा सकती है। इसलिए इन्हें अपने फिजिशियन के अनुसार लेते रहना है और अपनी लाइफ स्टाइल और डाइट प्लान मैनेजमेंट के जरिए इसको हमेशा के लिए धीरे धीरे ठीक करना है। दवाइयों को अपने डॉक्टर की सलाह से टेपर करें, यानी
कम करें और अंत में दवाइयों को अलविदा कह दें। बस यही सही तरीका है इसका। अब लाइफस्टाइल को देख लेते हैं। आयुर्वेद में इसे कहते हैं दिनचर्या, और दिनचर्या में आता है थोड़ा सा व्यायाम, उचित खान पान, दिन के कार्य और निद्रा। व्यायाम के लिए हल्का फुल्का योग आसन कर सकते हैं या फिर वॉक करें। इसके लिए सुबह का समय उत्तम होता है, वरना आप शाम को भी कर सकते हैं, परंतु 1 घंटा वॉक बहुत ज़रूरी है। खान पान के लिए देखना होगा कि बीपी के साथ साथ और कौन कौन सी बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज़ वगैरह। तो उनके हिसाब से आप अपना डाइट चार्ट किसी डाइटिशियन से बनवा सकते हैं और उसे फॉलो करें, क्योंकि डाइट वाला डिपार्टमेंट डॉक्टर का नहीं होता, डाइटिशियन का होता है, और डाइट की कैलकुलेशन वही कर सकता है। डॉक्टर बीमारी और दवाइयों की कैलकुलेशन करते हैं और डाइटिशियन डाइट की। इसीलिए हर हॉस्पिटल में डाइटिशियन पाए जाते हैं। हाँ, इसमें ध्यान रखना होगा कि डाइटिशियन सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होल्डर नहीं, मास्टर्स होना चाहिए, क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीज़ में कई बीमारियां एक साथ होती हैं और उन सभी का ध्यान रखते हुए डाइट चार्ट बनाना होता है, जो इतना आसान नहीं होता। इसीलिए जिसका जो कार्य है उसे करने दीजिए, किसी से किसी दूसरे का कार्य मत लीजिए, क्योंकि कोई भी दूसरा उसको इतने अच्छे ढंग से नहीं कर पाएगा जितना उस कार्य को जानने वाला। इसलिए डॉक्टर को डॉक्टर का काम करने दीजिए, डाइटिशियन को डाइट पे काम करने दीजिए, और आप उन दोनों को फॉलो करने का काम करें, तभी अच्छा है। तो ये हुआ खान पान के बारे में। तीसरा है दिन के कार्य। तो दिन के कार्य जो भी आपके हैं, जो भी आप करते हैं, उसे आराम से, तसल्ली से, शांति के मन से करिए। अब आती है निद्रा। ये हाइपरटेंशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। अगर ठीक निद्रा ना आए या ना ली जाए तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसका सीधा सा फार्मूला है, जितने घंटे आप जागे हैं उससे आधा आपको सोना है। अगर आप 16 घंटे दिन में जागे हुए हों तो आपको 8 घंटे नींद लेनी है, कम से कम। बस इतना ही नींद के बारे में। हाइपरटेंशन पर डॉक्टर के अग्रवाल, जो आज हमारे बीच नहीं रहे, उनका कहना था कि उनका 80 नंबर का फार्मूला अगर कोई आदमी फॉलो करे तो वह 80 साल तक उनके पास नहीं आएगा, और वह है दिल की धड़कन, गंदे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, पेट की चौड़ाई, नीचे का बीपी और फास्टिंग शुगर। इन सब को 80 से कम रखिए। इसके लिए दिन भर में 80 मिनट वॉक करें, एक हफ्ते में 80 मिनट तेज चलें। तेज चलने का मतलब है 1 मिनट में 80 कदम चलें। शराब ना पिएं, पिए तो 80 ml से ज़्यादा ना पिएं। साल में 80 दिन अनाज ना खाएं। ऐसे नॉइज़ी एटमॉस्फेयर में ना बैठें जिसका नॉइज़ लेवल 80 डेसिबल से ज़्यादा हो, वरना अचानक से आपका बीपी बढ़ सकता है। और अगर यह सब प्रिकॉशंस रखते हैं तो 80 साल तक आप मेरे पास नहीं आएंगे, यह कहना था डॉक्टर के अग्रवाल जी का। अब कुछ आसान तरीके जान लेते हैं हाइपरटेंशन को कम करने के। पहला, टेंशन यानी तनाव। इसका इतना बड़ा कारण है इसमें, इसी वजह से इस रोग का नाम ही हाइपरटेंशन रख दिया गया है, टेंशन से कनेक्टेड। इसे कम करने के लिए आप बिजी रहें, कुछ ना कुछ करते रहें, इससे इसमें बहुत सुधार होता है। इसके लिए आप प्राणायाम कर सकते हैं, इससे टेंशन और स्ट्रेस दोनों में बहुत लाभ होता है। सन बात करें, यह भी इसमें फ़ायदेमंद है। नंबर 2 आते हैं नमक। हाइपरटेंशन होते ही डॉक्टर नमक को लगभग बंद करने को कहते हैं।
अब आप देखिए, हमारे देश में शुरू से नमक ज़्यादा खाया जाता था। चाट, पकौड़ी, पापड़, मिर्च, अचार आदि के जरिए, लेकिन बीपी नहीं बढ़ता था और अब बीपी बढ़ रहा है। तो इसका कारण है कि पहले हम फिजिकल वर्क बहुत करते थे, जिससे खूब पसीना निकलता था और पसीने के जरिए नमक शरीर से बाहर निकल जाता था। लेकिन अब खाते तो वैसा ही हैं, पर पसीना नहीं निकलने देते, क्योंकि हर जगह एसी, कूलर हैं, घर में, गाड़ी में, ऑफिस में, तो पसीना निकलेगा कैसे? और पसीना नहीं निकलेगा तो नमक भी नहीं निकलेगा और वह शरीर में इकट्ठा होता जाएगा। एक बात मैं आपको बता दूं, पेशाब के रास्ते नमक बहुत कम और पसीने के द्वारा ज़्यादा निकलता है। तो अब आप शरीर से पसीना निकालिए और एसी, कूलर का इस्तेमाल दिन में बंद कर दीजिए। गर्मियों का पूरा लाभ उठाइए और अपने बीपी को ठीक कर लीजिए। नंबर 3 आता है उपवास। हफ्ते में 1 दिन उपवास ज़रूर करें, इससे भी लाभ होता है। नंबर 4 पे है रक्तदान। रक्तदान करें, जिससे नया खून बनेगा और वह इतना गाढ़ा नहीं होगा और इतना चिपचिपा भी नहीं होगा, जिससे बीपी में सुधार होगा। अब आते हैं भोजन पर। अगर सिर्फ हाइपरटेंशन है तो सुबह सबसे पहले खाली पेट काढ़ा लेना चाहिए, जिसके लिए 3 प्रकार की पत्तियां हैं, जिनके नाम हैं बेलपत्र, तुलसी और हरी धनिया। इनमें से किसी एक पत्ती का काढ़ा सुबह शाम 1 हफ्ते तक लेना है, फिर अगले हफ्ते दूसरी पत्ती का, फिर अगले हफ्ते तीसरी पत्ती का और इसके बाद फिर पहली का। इस तरीके से तब तक लेते रहना है जब तक बीपी बिना दवाइयों के नॉर्मल ना हो जाए। भोजन में 50% अनकुक्ड फूड जैसे फल और कच्ची सब्जियां और 50% में कुक्ड फूड जैसे दाल, सब्जी, रोटी, चावल, डोसा, इडली इत्यादि। बस चावल और गेहूं की जगह श्रीधान या मिलेट्स का इस्तेमाल करना है। एक ज़रूरी पॉइंट डिस्कस करना रह गया, अच्छा वो अभी याद आ गया। सबसे ज़्यादा बीपी बढ़ता है मॉर्निंग में और सबसे कम होता है रात में। कभी कभी लोग दवाइयाँ लेने में लापरवाही कर जाते हैं, रात में दवा लेते नहीं और सुबह उठते ही चाय पी लेते हैं। बीपी तो पहले ही बढ़ा हुआ था, चाय पीकर और बढ़ा लिया, ऊपर से सिगरेट पी ली, यानी सोने पे सुहागा कर दिया। एक सिगरेट पीने से 6 पॉइंट बीपी बढ़ जाता है और अगर 2-3 पी ली तो आप जोड़ लीजिए कहाँ पहुँच जाएगा। और इतने पर पैरालिसिस का अटैक होना संभव है। आपने देखा होगा सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच में स्ट्रोक या हार्ट अटैक ज़्यादा होता है। इसलिए सुबह का बीपी कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। दवाइयाँ रात में खानी चाहिए और अगर रात को दवा नहीं खाई तो सुबह उठते ही सबसे पहले दवा खा लीजिए। अगर आप वॉक कर रहे हैं तो उससे पहले आपका बीपी नॉर्मल होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।